दोस्तों, अब तक आपने देखा सुधा अपनी माँ की अचानक मौत के बाद उसी डर का सामना करती है जिससे वो बचपन से भागती रही थी। माँ का बदलता व्यवहार, गांव की रहस्यमयी मौत और पुराना वीराना घर, सब कुछ फिर उसी भयानक साय की ओर संकेत करता है। रात में दिखती अजीब परछाई, साक्षी की नानी से बात करना और सुधा के पीछे महसूस होती अनदेखी मौजूदगी साबित करती है कि ये घर अब भी किसी अंधेरी ताकत के कब्जे में है। घर छोड़ने का फैसला आसान था, लेकिन जाते जाते खिड़की पर दिखी दो परछाई बता गई कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर अब शुरू होगा। अब देखिए, आगे कुछ ही घंटों में सुधा, शैलेश और साक्षी अपने घर वाले फ्लैट में पहुंच गए। साक्षी अंदर भाग कर गई। शैलेश सामान भीतर रख रहा था। सुधा ने गहरी सांस ली, पर यह सुकून ज्यादा देर नहीं चला। दरवाजा बंद करते ही उसे वही बदबू महसूस हुई, वही सड़ी हुई, जैसे कोई पुराना मरा हुआ शरीर कमरे में छुपा हो। सुधा का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसी बदबू है? घर बंद था इसलिए होगी शायद। सुधा ने कुछ नहीं कहा। उसका गला सूख गया था। वो अभी भी अपनी माँ और खिड़की में दिखी उन दोनों परछाइयों के बारे में सोच रही थी। रात तक सब कुछ सामान्य ही था। साक्षी का बिस्तर उनके ही बिस्तर के पास था। सब लगभग थकान की वजह से जल्दी सो गए। आधी रात बीत चुकी थी। आधी रात सुधा अचानक किसी धीमी धीमी चलने की आवाज से जागी। शैलेश और साक्षी सो रहे थे। वो डरते डरते बाहर निकली। हॉल खाली, दरवाजा अंदर से बंद। सुधा ने खुद को समझाया कि शायद भ्रम है और पानी लेने किचन में गई, लेकिन ट्यूबलाइट जलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर ताजे लाल पैर के गीले निशान बने हुए थे और सुधा की चीख। पूरा घर हिल गया। कुछ ही सेकंड में शैलेश दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ सुधा, तुम चीखी क्यों? वो वो ये देखो, यहाँ पैर के निशान। वो कांपती उंगली से फर्श की ओर इशारा करती है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फर्श बिल्कुल साफ। सुधा हक्का बक्का रह गई। सुधा, मुझे लगता है तुमको बस आभास हुआ होगा। तुम्हारी माँ की मौत से तुम पहले ही शौक में हो और फिर इतना ट्रेवल जो किया है, इसलिए तुम्हें सब ऐसा ही लग रहा होगा। नहीं नहीं शैलेश, वो यही थे। मैंने अपनी आंखों से। बस बस सो जाओ, सब ठीक है। सुधा चाहकर भी कुछ बोल न पाई। वो जानती थी उसने जो देखा वो सच था। सुबह हुई, शैलेश ऑफिस चला गया। अब घर में सिर्फ सुधा और साक्षी थे। सुधा साक्षी को खाना खिला रही थी। नानी ने खाना खा लिया मम्मा। कौन सी नानी साक्षी? वही गांव वाली नानी। वो यहाँ दिखी तुम्हें? हाँ, क्योंकि वो हमारे साथ ही तो आई है। उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और मैंने हाँ बोल दिया। सुधा की रीढ़ में ठंड उतर गई। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घबराई हुई तुरंत मौसी को फोन करती है और सब कुछ बता देती है। उसका सपना, साक्षी का नानी से बात करना, वो अजीब उपस्थिति। फोन की दूसरी तरफ मौसी की आवाज भी हल्की कांप रही थी। वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती रही। उसने सुधा को समझाया कि घबराए नहीं, साक्षी को न डराए, और कहा कि वो गांव में किसी से बात करके कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश करेगी। उस रात सुधा सो नहीं पाई। कमरे में अजीब फुसफुसाहट थी, कभी किसी के चलने की आवाज। सुधा पसीने में डूबी करवटें बदलती रही। अचानक सुधा झटके से पलटी। साक्षी अपने बिस्तर पर बैठी थी, अंधेरे में कमरे के कोने की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। किससे बात कर रही हो साक्षी? साक्षी धीरे से कमरे के अंधेरे कोने की तरफ इशारा करती है। नानी से। सुधा की नजर उसी कोने की तरफ जाती है और अगले ही पल वो चीख पड़ती है। शैलेश हड़बड़ाकर उठ बैठता है और तुरंत लाइट ऑन कर देता है। क्या हुआ सुधा, क्या देखा तुमने? शैलेश, वो यहीं खड़ी है माँ, साक्षी के पास, हमारे कमरे में। शैलेश, वो हमारे साथ आ गई है। देखो, वहाँ कोई नहीं है। सुधा, तुम्हें आराम की जरूरत है। साक्षी भी डर रही है, प्लीज शांत हो जाओ।
सो जाओ अब। शैलेश ने उसे सीने से लगाया और सुधा डर, उलझन और अपराध बोध के बीच सिसकती रही, जबकि कमरे के उस कोने में अब भी कोई मौजूद था। अगली सुबह सुधा नींद से टूटी थकी हुई और बीमार सी, सिर भारी था, शरीर ठंडा। उसने सबसे पहले साक्षी को जगाने के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन बिस्तर खाली था। साक्षी, साक्षी, साक्षी बेटा। अचानक बेडरूम की अलमारी अंदर से जोर जोर से हिलने लगी। सुधा डरते हुए आगे बढ़ी। साक्षी, साक्षी बेटा, अंदर हो क्या? हिम्मत करके उसने अलमारी खोली। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। यहाँ कोई नहीं है। वो पलटकर जाने ही वाली थी। मुझे साक्षी चाहिए। सुधा ने ठिठक कर फिर से अलमारी की ओर देखा और अलमारी के ऊपर अंधेरे में झुकी हुई वही औरत बैठी थी। लंबे चिपके बाल, सड़ी हुई त्वचा और खाली काली आंखें। अगले ही पल वो और अलमारी से सुधा पर कूदी। शैलेश! उसके गिरते ही कमरे का दरवाजा खुला और शैलेश भागता हुआ अंदर आया। सुधा, सुधा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? लेकिन जब तक शैलेश पहुंचा, अलमारी के ऊपर वाला साया गायब था। सुधा कांपते हुए फर्श पर बैठी थी। सुधा का चेहरा राख की तरह सफेद था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस दिन के बाद से सुधा तेजी से बदलने लगी। वो कमजोर पड़ने लगी, हमेशा सिरहाती रहती। सुधा हर रात अजीब साए देखती, किसी की मौजूदगी महसूस करती। रात को अचानक चीखकर उठ जाती और कहती, उसे मत ले जाना, मेरी बच्ची को मत छूना माँ, माँ रुक जाओ, और रो रो कर सो जाती। सुधा को लेकर उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी। शैलेश और भी परेशान हो गया। उसने डॉक्टर से बात की और मौसी को फोन करके बुला लिया। मौसी अगले ही दिन बस पकड़कर शहर पहुंच गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वही बदबू उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। सुधा कमरे से बाहर आई, कमजोर पीली आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे कई रातों से सोई ही नहीं हो। मौसी, माँ मुझे क्यों सताने लगी? उन्होंने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अब वो। हाँ, बात उतनी सीधी नहीं है। तो बताइए ना मौसी, आखिर माँ ऐसा क्यों कर रही है? उन्होंने मुझे बचपन में डराया, अब मेरी बेटी को चाहती है, क्यों? सुधा, सच तो यह है कि तेरी माँ ये सब कुछ नहीं कर रही है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुधा की सांसें रुक गईं। कई साल पहले तेरी माँ जंगल की तरफ खेत देखने गई थी। उसी दिन ये चीजें उसे मिली। गांव वाले हमेशा कहते थे, जंगल के अंदर वाले हिस्से में मत जाना, वहाँ एक परछाई रहती है जो अकेले इंसानों के पीछे लगती है। तेरी माँ उसी के कब्जे में आ गई थी। वो चीज़ इंसान का खून पीती है, बच्चों को चाहती है और शरीर बदलती रहती है। इसलिए गांव में जानवर और बच्चे गायब होते थे। इसलिए तेरी सहेली पूजा मरी थी। इसलिए तेरे पापा भी। पापा? माँ ने? नहीं, नहीं, माँ ने नहीं। माँ आखिर दम तक उस चीज़ से लड़ रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि तू या तेरे पापा को चोट पहुँचे। उसने उस साए से समझौता किया था कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उस साए में इतनी ताकत थी कि सिर्फ माँ का शरीर उससे लड़ते लड़ते ख़त्म हो गया। तेरी माँ ने खुद मुझसे कहा था, मेरी बेटी को मुझसे दूर रखना। वो मुझसे नफरत करे तो भी ठीक है, बस वो साए के पास कभी ना आए। माँ चाहती थी कि तू उन्हें गलत समझे, ताकि तू कभी उस घर की तरफ ना लौटे। सुधा के आंसू थम नहीं रहे थे। मौसी की बातों ने सब कुछ बदल दिया था। सुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसकी माँ बुरी नहीं थी, बल्कि भयानक साया उन्हें अंदर से खा रहा था। वही साया अब साक्षी को चाहता था। तो माँ मुझे बचाने के लिए खुद बर्बाद होती रही और मैं उन्हें दोष देती रही। उस साय ने माँ का शरीर ले लिया, पापा को मारा और अब वो साक्षी को चाहता है। मौसी, अब उसे कैसे रोकेंगे? माँ को तो अब भी मुक्ति नहीं मिली। वो साया खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रोका जरूर जा सकता है। तेरी माँ की अस्थियों का विसर्जन करके उसकी मुक्ति के लिए पूजा करनी होगी, उसी घर में। और उसी पूजा में
और आत्मा को बांधने का उपाय भी करेंगे। गांव के तांत्रिक से मैंने बात भी कर ली है। सुधा, शैलेश, मौसी और साक्षी गांव में पहुंचे। सबसे पहले नदी किनारे पहुंचकर सुधा ने कांपते हाथों से अपनी माँ की अस्थियां पानी में बहाई। माँ, अगर मैं आपको समझ ना पाई तो मुझे माफ कर देना। अब सब उस पुराने घर में पहुंचे। वही टूटी खिड़की, वही चुप अंधेरा, वही गंध, जैसे मौत फिर से जिंदा हो उठी हो। घर के बीचों बीच तांत्रिक ने पूजा शुरू की। साया पास है, मुक्ति की कोशिश की जा सकती है, लेकिन वक्त बहुत कम है। मंत्र शुरू हुए, दिए कांपने लगे, दीवार पर परछाई हिलने लगी। सब गहरे डर से जमे बैठे थे। हवा भारी हो गई थी। अचानक मौसी चीख उठी। आ! उनकी गर्दन से खून फूट पड़ा था, जैसे किसी ने उसे दांत गाड़ कर चूस लिया हो। वो वहीं जमीन पर लुढ़क गई, बिल्कुल बेसुध। मौसी, उठो मत, पूजा जारी रहेगी वरना सब नष्ट हो जाएगा। सुधा के हाथ कांप रहे थे, आंसू गालों पर जम गए थे, लेकिन वो हिल भी नहीं पाई। तभी साक्षी झटका खाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गई। तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते, मैं साक्षी को लेकर ही जाऊंगी। सुधा और शैलेश डर के मारे वहीं जम गए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। साक्षी की छोटी सी देह कांप रही थी, पर उसकी आंखों में अब भी साक्षी नहीं थी। वो हंसी, वही ठंडी खोखली खून जमा देने वाली हंसी जो कभी सुधा की माँ के मुंह से सुनी थी। ये बच्ची मेरी है सुधा, तू तो हमेशा से कमजोर थी, जैसी तेरी माँ थी अब तुम्हारी बारी है। सुधा रोते हुए आगे दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने साक्षी को छूने की कोशिश की, उसी साय ने उस पर हमला कर दिया। सुधा दूर जा गिरी, उसके माथे पर चोट लग गई, खून बहने लगा। तभी कमरे के कोने में वहीं सुधा की माँ की परछाई उभरी। सुधा! सुधा कांपते हुए खड़ी हुई। उसने अपनी माँ को पहली बार एक माँ की तरह देखा। माँ! सुधा, ये शायद तब तक नहीं जाएगा जब तक इसे नया शरीर ना मिल जाए। तुम्हारी माँ ने समझौता किया था, अब अगर तुम चाहो तो इसे रोक सकती हो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। सुधा ने साक्षी की ओर देखा। तेरी बच्ची के बदले मुझे किसी जीवित व्यक्ति का शरीर चाहिए। अगर तुझे शरीर चाहिए तो मेरा ले ले, साक्षी से दूर रह। यह मेरी बच्ची है, मेरा शरीर ले ले, मेरी माँ को मुक्ति दे दे। साक्षी झटके के साथ नीचे गिर गई, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। आह आह आह! और अगले ही पल वो साया सुधा पर झपट पड़ा। फिर सुधा का शरीर पीछे झटका खाकर गिर गया। शैलेश दौड़ा, पर तांत्रिक ने उसे रोक लिया। सुधा धीरे धीरे उठी। सुधा ने उसकी ओर देखा। होठ तिरछे उठे, आंखें पूरी तरह काली, और पीछे खिड़की पर सुधा की माँ की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर उड़ गई। माँ मुक्त हो गई थी, लेकिन सुधा अब उस साय का नया घर थी। अब साया इस घर में बंध गया है और सुधा भी। शैलेश ने साक्षी को गोद में उठाया और घर से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते हुए टूटी खिड़की में एक परछाई दिखी। लंबे बाल, झुका सिर, ठीक वैसे जैसे उसकी माँ थी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी मौत का साया का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी नई नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहें। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।